नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे के बारे में। उनके 4 महीने में संभवतः ये 5वां दौरा है बिहार का। और इस दौरान जो है वो कांग्रेस को एक नई दिशा देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी के हर बिहार दौरे के साथ कुछ-कुछ कंट्रोवर्सी भी उभर कर सामने आ जाती है। और जो आज की तारीख में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई है वो ये है कि राहुल गांधी बिहार तो जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके साथ मंच पर सहभागिता नहीं करता या दिखाई नहीं देता। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बिहार के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी मौजूद है। ज्ञान रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं निहोरा प्रसाद जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं पटना से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा ज्ञान रंजन जी से। ज्ञान रंजन जी, ये बताइए कि राहुल जी का जो आज दौरा है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, कुछ हमारे दर्शकों को पहले आप बता दीजिए, फिर आगे की बहस करते हैं। जैसा अनूप जी आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में ये 5वीं दौरा है। और इस दौरा में सबसे अहम बात है कि आज जो बिहार कही जाती है मोक्ष और ज्ञान की धरती जानी जाती है, तो आज गया में वो आ रहे हैं। और गया एयरपोर्ट से वो सीधा दशरथ मांझी जी हैं, उनके स्थल पे जाएंगे, वहाँ उनको माल्यार्पण करेंगे और फिर उनके गांव गेलेरू जाएंगे, जहाँ पे उनके परिवारों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे और कुछ अपनी दुख सुख जो भी है उनकी बातों को सुनेंगे, शेयर करेंगे, चाय पानी चलेगा। उसके बाद बाई रोड और राजगीर आएंगे, जहाँ पे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे अति पिछड़ा महासम्मेलन के लोगों से संवाद करेंगे। संविधान सुरक्षा बैनर के तले वो अति पिछड़ा फोकस करके इन्हीं समाज के लोग विषय में बात करने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी बातों को बताएंगे, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी की बातों की करेंगे, आज उनकी क्या के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें चर्चा को जो करते आ रहे हैं उसी में आम होगा। वह फिर राजगीर से बाई रोड से वापस हो गया फिर आएंगे। गया आने के बाद महिलाओं के साथ उनका एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बिहार में माई बहन मान योजना ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर चुका है। तो ये तो बिहार की शक्ति जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें शक्ति का नाम देते हैं और कहते हैं कि बिहार की जो शक्ति है उन महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जाएगी। क्योंकि पूरे देश के निर्माण में हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बहुत ही अहम है। वो देश के भविष्य को निर्माण करती है, चाहे उनके बेटे के रूप में हो, चाहे घर संभालने के रूप में हो। तो इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बिहार की शक्ति योजना जो माई बहन योजना है उसके तहत महिलाओं से संवाद करेंगे। उसके बाद वो महाबोधि टेम्पल का दर्शन करेंगे और पुनः वापस वो अपने दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये उनका सर, आपने बताया उनका संक्षिप्त प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम उनका रहा है, अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके अपोनेंट है बिहार में, उनका ये कहना है कि बिहार में आपका गठबंधन तेजस्वी यादव की पार्टी से है, आरजेडी से है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि राहुल जी बिहार तो आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, न मंच पर न कहीं और साथ ही साथ कांग्रेस पिछले दिनों कांग्रेस ने जो किया उसमें ये भी किया कि तेजस्वी यादव का जो प्लान था उसको आप ले उड़े, आपने उसका ऐलान कर दिया। इसके बारे में पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा हुई भी थी। तो ये इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है तेजस्वी यादव के साथ न होने के लेकर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ करने धरने को है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जिस तरह से बेलगाम बोलते हैं वैसे ही बेलगाम पार्टी को भी बना दिए हैं। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन पहले अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पूरे देश में भेज रहे हैं कि जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं, जिसका उन्होंने संख्या का भी जिक्र किया, 2,75,00,000 लोगों से जाके मिलेंगे। तो क्या इसमें जेडीयू, हम और मांझी जी की पार्टी जा रहे हैं? नहीं ना। लेकिन एक बात तो तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये मान ली कि 2,75,00,000 लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, जिसको वो जा रहे हैं कि आइएगा छठ के टाइम में वोट लेने के लिए, यहाँ भी वोट की राजनीति कर रहे हो। उनकी चिंता ये नहीं है कि पलायन करके वो चले गए, उन्हें कैसे परमानेंट वापस लाया जाए। लेकिन इसलिए इस चीज को बना रहे हैं कि जाइए उनको मना के लाइएगा कि वोट देने आए।
क्योंकि उनमें खास करके उस प्रोग्राम में बोला गया है कि क्या आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात, तो इस योजना में क्या जेडीयू साथ जा रही है? क्या इस योजना में चिराग पासवान जी जो हैं वो जा रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी जी जा रहे हैं? उनकी पार्टी के लोग कोई जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो ये इसलिए मैं इस बात को सामने लाया अनूप जी कि देखिए हर पार्टी की अपनी योजनाएं होती है। हम अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म निभाना अलग बात है, लेकिन गठबंधन हमें कहीं नहीं रोकता कि आपने अपनी पार्टी का विचार विस्तार करे, प्रचार करे, प्रसार करे, अपने संगठन को मजबूत करे। अगर आप गठबंधन में दल के अगर एक घटक दल हैं तो आप जितना मजबूत होंगे उतनी मजबूती गठबंधन को भी होगी। ये तो सोचने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में जो बिहार की भारतीय जनता पार्टी है, एक नंबर का वो जो इनके जो अध्यक्ष हैं, जैसे वो बड़बोलापन बोलते हैं वैसे अपनी पार्टी को दिशा दे रहे हैं। और आपके चैनल पे मैं क्लियरली बहुत ये कह रहा हूँ, आप कहिएगा तो मैं दिखाता हूँ। आप देखिए किस तरह से रिपोर्टिंग हुई है, बहुत ही मतलब हास्यास्पद है। ये कहते हैं कि पलायन नहीं हुआ है, और आप देखिए इस चीज को मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जहां पे बात हुई है कि 1.5 करोड़, आप देखिए अगर दिख सकते हैं तो, अगर दिख सकता है तो लिखा हुआ ना कि बीजेपी 2.75 करोड़ मान रही है कि भेज रही है, तो 150 लीडर को भेजेगी। बिहार के 150 लीडर को क्लियरली भेजेगी। क्या इसमें जेडीयू शामिल है? क्या जेडीयू जाएगी इस पर कि पलायन में इतने करोड़ लोग हैं, वहां पे जाके मना के आएगी? क्या हम पार्टी जाएंगे, जीतन राम मांझी जी जाएंगे, क्या चिराग पासवान जाएंगे? तो ये अनर्गल बयानबाजी है। जी तो जेडीयू के भी हमारे साथ। जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो कंप्लीट कर देता हूँ एक लाइन। देखिए ये क्यों बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का लॉजिक सही, उनका एक डीएनए है ना। पहले तो उनके पूर्वज डिवाइड एंड रूल में विश्वास करते थे, अभी उनके जो अनुयायी हैं डाइवर्ट एंड रूल में विश्वास करते हैं। कितनी बड़ी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है आप जान रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का तो आप नाम ही नहीं पूछे। पता नहीं ऐसा क्या है आईएएस ठाकुर में कि जिससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग डर रहे हैं कि उस सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। आखिर क्यों? किस तरह से बिहार में अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हुआ, सब जान रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो इस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई दोनों राहुल जी आ रहे हैं तो अकेले प्रोग्राम कर रहे हैं, तेजस्वी जी अकेले प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भाई तुम भी तो अकेले कर रहे हो। ये सिर्फ बिहार की तो जनता को आइए इस सवाल का जवाब हम पूछ लेते हैं निहोरा प्रसाद जी से। निहोरा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद। निहोरा जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हर पार्टी को अधिकार है चुनाव में अपनी बातें रखने का, जनता से अपनी बातें कहने का। तो राहुल गांधी अगर कांग्रेस की बातें वहां रख रहे हैं या कांग्रेस वाले अपनी बातें रख रहे हैं, अपने प्रोग्राम रख रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपको इसमें क्या बुराई लगती है? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि जो महागठबंधन है उसमें आपस में अब तालमेल नहीं रहा? देश सबका है, और जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। एतराज इस मायने में है कि जो आप जमीन बिहार में खोजने का काम कर रहे हैं, वो जमीन बिहार में नहीं मिलेगा। चाहे आप दलित से मिलिए, चाहे अति पिछड़ों का से संवाद करिए, चाहे दशरथ मांझी जी के घर पर जाइए। देखिए सुजीत जी, कई दशकों तक बिहार और देश में कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार दलितों, पिछड़ों के साथ हकमारी की है, उसके हक को नहीं देने का काम किया है, ये बिहार के लोग जानते हैं। सामूहिक हत्याएं दलितों के किसके राज में हुआ? नीतीश कुमार के राज में तो 20 वर्षों में सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में हुआ, आरजेडी के राज में हुआ, जिसके समर्थन से ये आरजेडी, लालू यादव, राबड़ी देवी जी सरकार चला रहे थे। तो बताइए, जिसके राज में जब सरकार में ये लोग आते हैं तो न इनकी चिंता दलितों के लिए रहता है, न पिछड़ों के लिए रहता है, न किसी के लिए रहता है। जब सत्ता से हट जाते हैं तो ये सत्ता से हटने के बाद जब चुनाव माथे पर आता है तो ये सारे लोगों का राग अलापना शुरू कर देते हैं। दूसरा पक्ष जो आपने चर्चा किया, जो बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कि यहाँ कहाँ जेडीयू जाता है, और ये
बिहार में जब भी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी आए, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ में रहे। और यह भी इनको जानकारी दे दें कि इसके पहले बिहार के प्रत्येक जिलों में, जितने जिले हैं, सारे जिलों में पांचों दलों के अध्यक्ष मिलकर विशाल सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन किया। ये एकजुटता का प्रमाण है। लेकिन इनके महागठबंधन में क्या है, ठीक ही आपने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव रूठे हैं कि कांग्रेस हमको सीएम का चेहरे घोषित कर दे, कांग्रेस रूठा है कि हम अपनी जमीन तैयार करेंगे। ये आपस में खींचातानी है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए राजीव जी, राहुल गांधी जी जितने बार आए, हम तो चाहते थे कि जिस समय उनकी सरकार थी दिल्ली में, उस समय भी राहुल गांधी बिहार आते और उनके नेता बिहार आते और बिहार के जो हालात थे उसको देखते और उसके लिए कुछ करते। लेकिन नहीं किया उन्होंने। हाँ, एक दफा आदरणीय सोनिया गांधी जी आई थी, जब कुशहा का बांध टूटा था और देखने आई थी। हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड रखा था उनके यहाँ, उनके पास शिष्टमंडल में मिलकर, और ये कहा था कि आप वहां नेपाल सरकार से बात करके बांध बनवा दीजिए। लेकिन नहीं हुआ। हमने ये मांग किया था कि बाढ़ को आपदा घोषित करा दीजिए। भाषण में तो आपदा कहा गया, लेकिन आपदा का जो प्रोविजन है उसको लागू नहीं किया गया। तो ये कांग्रेस का हालत है। और जो पैसे 11,000 करोड़ दिए गए बाढ़ के बाद, वह पैसे भी सरकार द्वारा मांगे गए बिहार सरकार से कि आप पैसा लौटा दीजिए। कितना बिहार के प्रति इनका श्रद्धा है और ममता है, इन चीजों से ही जाहिर होता है कि एक बार भी बिहार के विकास का सवाल इन्होंने नहीं उठाया। और 2005 के बाद देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार बिहार के विकास, वो क्षेत्र, लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रहे हैं। वो बताइए, यानी इतने बड़े बड़े कांड हुए इनके शासन काल में, जिनके समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी। गाड़ियों में राइफल लेकर नाली में खिड़की से बाहर निकालकर किसके काल में चला करता था? किसके काल में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि मेरे जान की खतरा है, आप सुरक्षा मुझको दीजिए, अगर मुझको कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को कलकत्ता भेज दीजिएगा। किसके काल में हुआ था? किसके काल में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जान का भी खतरा है? किसके काल में हुआ? किसके काल में मंत्री हिंद केसरी यादव ने गृह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की जाए? किसके काल में फ्लैट में बैठे अशोक सिंह की हत्या कर दी गई सवेरे सवेरे? तो ये जो कानून व्यवस्था की बात सवाल उठाते हैं, तो लगता है मेन इन ड्राइव नहीं घूमने जाते हैं। लालू यादव जी जाते हैं आदरणीय मेन इन ड्राइव घूमने प्रत्येक दिन। वहां 12-1 बजे रात में आप देखिए कि किस प्रकार लोग घूमते हैं, माँ बहन बेटी बहन सारे घूमते हैं। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी जी बात, जी जी। सुजीत जी एक सेकंड, पलायन की बात चर्चा किया। आजकल विपक्ष के लोग पलायन की बात करते हैं, जबकि बिहार में पलायन घटे हैं, रोजगार मिलने लगे हैं, नौकरी मिलने लगे हैं, कई व्यवस्थाएं हुए। पलायन का सूत्रधार कौन है बिहार में? कांग्रेस और आरजेडी दोनों के काल में जो उग्रवाद जिस प्रकार पनपा, किसान खेती करना बंद कर दिया, रोक दिया गया कि किसान खेती ना करे। खेती जब नहीं हुई तब मजदूर क्या करेंगे? दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में जाकर काम करने लगे। व्यापारियों को पलायन किसने कराया? डॉक्टरों को किसने पलायन कराया? अधिवक्ताओं को किसने पलायन कराया? यानी पलायन कराने का सूत्रधार कांग्रेस और आरजेडी दोनों रहा है। आज मुझ पर आरोप लगा रहे, जबकि हमारे काल में पलायन घटा है, हम घटा है और हम जी पर जी जी आरोप लगा रहे हैं। जी।
तो आपके एक आपके राज्य में सवाल पलायन घटा है। है, आपका ये दावा है, लेकिन आप ही के सहयोगी चिराग पासवान जी का ये कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि पलायन, जो पलायित लोग हैं बिहार से, उनको वापस लाया जाए। तो पलायन की समस्या जरूर अभी तक बनी हुई है, और कब तक दूर होगी ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गारंटी दे सकता है। लेकिन आरोप लग रहा है ज्ञान रंजन जी आपकी सरकार पे, और आपने जिनको सहयोग किया सरकार चलाने में, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह तो आप ही के समय में से खराब था, और सामूहिक नरसंहार वगैरह हुए। तो इस तरह से आप इनके ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि इनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है? देखिए अनूप जी, प्रॉब्लम क्या है ना, आज के सत्ता दल के लोगों को हर बात पे इतिहास में चले जाते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि सीता जी को ये नहीं बोल रहे कि सीता जी क्या धरती में घुस गई, वो भी नेहरू जी पे ही इल्जाम लगा देंगे। जिस बिहार की ये बात कर रहे हैं, पता नहीं चले गए, उस बिहार में कांग्रेस ने ही पंचवर्षीय योजना के तहत इंडस्ट्री का जाल लगा दिया था। जिस कांग्रेस पे ये तोहमत लगा, कुछ नहीं किया। अब पता नहीं इनका जन्म उन्म हुआ है कि नहीं, उतना तो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ये बोल रहे हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे बिहार में इंडस्ट्री का जाल लगा हुआ था। पूरे बिहार में लोग, बाहर से लोग काम करने आते थे। 30-30 चीनी मिल हुआ करती थी। पूरे देश में 27% चीनी मिल का उत्पादन हम करते थे, और बिहार पूरे देश में हम उसको भेजा करते थे। आज इनके डेट में ये सब चीनी मिल को मार दिया इन लोगों ने, और हमेशा ये पीछे की बात करते थे। पीछे की बात अगर हम करने लगे ना, तो ये लोग कहीं नहीं टिक पाएंगे। 27% के करीब हम इंडस्ट्री में थे। सिल्क इंडस्ट्री था हमारा भागलपुर में, उसको उन लोग खा गए। ये लोग सारे चीनी मिल के जमीनों को खा गए। चमड़ा फैक्ट्री था, उसको खा गए। इतनी इंडस्ट्री हम लोगों ने बिहार में खोला था कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करते थे। और ये 18 साल से इन लोगों ने सबको बंद कर दिया, बंदर बांट कर दिया, लूट पाट कर लिया, पेट भर रहे हैं। और इन लोगों के पास कुछ नहीं है तो इतिहास में चले जाते हैं। तो मैं बोलता हूं कि सत्ता पक्ष के पास कुछ है ही नहीं ना। देखा ना, एक भी योजना, अच्छी योजना की बात नहीं करा उन्होंने, एक भी ऐसी बात नहीं कही जिससे आपको कुछ सही लगे। अब मैं बताता हूं ईमानदारी से, चिराग पासवान को आपने कोट किया, चिराग पासवान पलायन के मुद्दे को कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने भी माना है, लेबर मिनिस्ट्री उन्हीं का है, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि बिहार में इतना पलायन है। 18 साल से सत्ता में आपने पलायन घटाया कहाँ? 2.75 करोड़। और ये कहते हैं कि अति पिछड़ा के हिमायती हैं। तो मैं एक डेटा देता हूं, इंडिया गठबंधन ने ही सर्वे कराया था ना जी, इसके मुखिया नीतीश कुमार जी थे। अति पिछड़ा में मात्र 5% लोग पढ़ा लिखा हुआ है, मात्र 5%। 13% के करीब मात्र प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया है। ये 18 साल में अति पिछड़ा का तरक्की है। ये मात्र 0.031% डॉक्टर है, मतलब 14,000 डॉक्टर है खाली। ये अति पिछड़ा का खाली बता रहा हूं, अति पिछड़ा का भी नहीं, सिर्फ अति पिछड़ा का 14,000 कुछ डॉक्टर है पूरा अति पिछड़ा समाज में, जिसमें 112 जातियां आती है। अति पिछड़ा में टोटल 112 जातियां है, जिसमें 14,000 डॉक्टर है। 0.031% इंजीनियर है। 64,000 खाली डॉक्टर है, इंजीनियर है पूरे बिहार में। अब मात्र 6.11% ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट। समझ लीजिए, ये अति पिछड़ा का ये लोग कहते हैं ना कि ठेकेदारी लिए हुए हैं। 18 साल के राज में इन्होंने यही किया है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, जब इनको लगा कि अति पिछड़ा की लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ बिहार में देखने लगी, तो इन लोग को अब तो है नहीं कुछ बचाने के लिए, तो पीछे वाले चल जाएंगे। तो जाते रहे इतिहास में। सीता जी के बारे में भी ये बोल ही रहे हैं कि नेहरू जी थे उस समय, इसलिए सीता जी धरती में समा गई। तो ये लोग इतिहास की बात करते हैं। असल पिक्चर देखिए, पूरे समाज में जो पैसे की बात है, 94 लाख परिवार हैं अनूप जी, जो सभी जाति धर्म के हैं, जो गरीब हैं, उसमें 58 लाख, मैं फिर बोल रहा हूं, 94 लाख परिवार में से 58 लाख परिवार पिछड़े और अति पिछड़े के हैं। समझ रहे हैं? मोर देन 50% अति पिछड़ा का है। ये कहते कि अति पिछड़ा तो सर ज्ञान जी, आपके भी जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार तो इन्हीं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलित संविधान की ही बात उठा रहे हैं। आप बिहार में जो है, मैंने बहुत कम सुना है आपके बड़े नेताओं के मुंह से कि बिहार के विकास के मुद्दे पर वो कुछ मुखर होकर बोल रहे हो। हमेशा जातीय जनगणना, संविधान, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, तो हर बार की तरफ बिहार का चुनाव भी तो इस बार उसी ओर जा रहा है ना, जाति की ओर जा रहा है। आप चीज को गलत कर दिए, आप ये ट्विस्ट कर रहे हैं।
यहाँ मुक्त भागीदारी में लाने का, क्या ये विकास नहीं है? अगर अति पिछड़ा को जो जिसकी भागीदारी नहीं है उसको मुक्त धारा में लाना, यही तो पेट में दर्द है सामंतवादी लोगों को कि कैसे अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के लोग मुक्त धारा में जाए। क्या ये विकास नहीं है? क्या महिला अगर मुक्त धारा में आती तो ये विकास नहीं है? क्या अगर एजुकेशन का स्तर हम बढ़ाते हैं वो विकास नहीं है? क्या आप बात कर रहे हैं अनूप जी कि हम विकास की बातें नहीं कर रहे हैं? हम क्या, विकास का मतलब रोड बना देना विकास होता है? और जिस रोड की ये दुहाई दे रहे हैं ये यूपीए के टाइम में बिहार गवर्नमेंट ने राजीव गांधी ग्रामीण सड़क योजना के तहत उनका फंड दिया था और उस पैसे से सड़क का जाल बिछाया और क्रेडिट ये लेते हैं। यूपीए 1 की देन है, यूपीए 2 की देन है मनरेगा, यूपीए 1 की देन है मनरेगा, जहां पे छोटे छोटे समाज के लोग दूर दराज गांव में मनरेगा के पैसे की वजह से उनको सशक्त किया गया था, इंपावरमेंट किया गया था, उनको मुक्त धारा में लाने की कोशिश की थी। फिर से ये जो मोदी सरकार 2014 से आई है, मनरेगा का फंड कम कर दिया, जिससे गरीबों के पास आज पैसा नहीं है। जीएसटी के वजह से, गब्बर सिंह टैक्स वजह से कितने जो व्यापारी लोग थे उनका दुकान बंद हो गया और भीख मांगने के लिए तड़प रहे हैं। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं अनूप जी, मैं जानता हूं उनका दुख दर्द की क्या बुरा हाल कर दिया है। हर तरह से किसी चीज पे भी नहीं रखा है, छोटे मोटे कारोबारी मर गए हैं, टूट गए हैं। और जो अति पिछड़ा समाज के जो कारोबारी होते जैसे नाई, बढ़ई, कानू, तेली लोग, सूरी लोग, जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे किराना का दुकान चलाते थे, आज भी वो मॉल वाले फैशन से या वी मार्ट जैसे फैशन से आने की वजह से उनकी कमर टूट गई है। और क्यों हो रहा है? इन लोगों ने इसको प्रोत्साहन दिया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इन्होंने अति पिछड़ा के लिए क्या है। इन्होंने सिर्फ देखिए नेहरा प्रसाद जी आप जो उस नाम पे राजनीति करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनका वोट लिया और शोषण किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब तत्पर है उनको मुक्त धारा में लाने के लिए। अनूप जी, ये बातों से काम नहीं चलेगा। नेहरा जी देखिए, ये कह रहे हैं कि आपकी भी पार्टी या आपके जो आपका जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई 1 मार्च 2027 तक जातीय जनगणना का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। एक मच अवेटेड जो डिसीजन था वो एनडीए की गवर्नमेंट में हो गया है। तो ले दे के घूम फिर के बात तो फिर वही जाति पर ही आ जाती है। तो इनका आरोप ये भी है कि भाई जो विकास इनके समय में हुआ वो विकास आप नहीं कर पाए, और आप भी वही काम कर रहे हैं, जाति को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट आपने करा दिया और आपको लगता है कि जाति फैक्टर जो है बिहार चुनाव में हमेशा से हावी रही है, इस बार भी हावी रहेगी, तो लिहाजा आपका फोकस भी उसी तरफ है। नहीं सुजीत जी, बड़ा अनूप जी, अग्रेसिव रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बातों को रखा है। मैं इतना कहना चाहता हूं उनसे कि जो आपने कहा शिक्षा और नौकरी में अति पिछड़ों का, अगर तुलनात्मक बातें कहते कि कांग्रेस के राज में कितने अति पिछड़ा और दलित के लोग शिक्षित हुए, कितने प्रतिशत, और अभी जो हमारी सरकार चल रही है उससे कमा की बढ़ा, अगर ये आंकड़ा दिए होते तो सही लगता कि हाँ सही बोल रहे हैं। अरे साहब, जो आपके राज में जो दलित और पिछड़े के लोग माथे में तेल लगाकर चलता था, यह तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। यह बात मत कहवाइए। नीतीश कुमार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाया है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आर्थिक उन्नयन के लिए, शायद ही कोई सरकार देश के किसी राज्य में ऐसा किया होगा, मुझको नहीं मालूम है। कांग्रेस क्या बोलेगा भाई? यानी 50 वर्षों तक पिछड़ों को आरक्षण केंद्र के नौकरियों में नहीं दिया, आयोग बने काका का लेकर उसको डंप कर दिया, मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, आज पिछड़ों के हितैषी की बात करते हैं। 50 वर्षों का नुकसान जो पिछड़ों को आरक्षण नौकरियों में केंद्र में नहीं मिला, वो कौन भरपाई करेगा? क्या ये बता सकेंगे? कांग्रेस को कहीं किसी क्षेत्र में सुजीत जी कोई बोलने का नैतिक अधिकार इनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज किया इन्होंने, कोई गरीबों के काम नहीं किया इन्होंने। चलिए, आप लोगों ने बातचीत की, आखिरी सवाल आप लोग से पूछना चाहते हैं, चाहे वो जाति से हटकर है, और उससे मैं ये पूछना चाहता हूं कि महागठबंधन हो चाहे एनडीए है, आप दोनों लोग के पास रोड मैप क्या है? बिहार को पिछड़ा कहा जाता है, बिहार को गरीब प्रदेश कहा जाता है, बिहार से लोगों का पलायन होता है, पढ़े लिखे लोगों का भी होता है, अनपढ़ का भी होता है।
तो आप दोनों के पास क्या रोड मैप है कि आगे आने वाले 5 साल में हम बिहारी, मैं भी पटना का रहने वाला हूं, तो हम बिहारी अपने बिहार को कहां देख पाएंगे? सबसे पहले मैं ज्ञान जी से पूछना चाहूंगा कि आपके गठबंधन के पास क्या रोड मैप है, फिर मैं निहोरा जी के पास आऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इनके पास क्या रोड मैप है। तो ज्ञान जी आप पहले बता दीजिए जरा संक्षिप्त में कि क्या रोड मैप है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और मैं उस पर 3-4 मुद्दे हैं जो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले फोकस करने वाले हैं कि बिहार को किस तरह से एकजुटता के साथ हम जो यहाँ का शिक्षा का माहौल है और जो जिस वजह से पलायन हो रहा है नौकरी, उसको उस पर बहुत बड़ा टास्क काम चल रहा है और हम उस पर कर रहे हैं। उस बहुत बड़ा मैनिफेस्टो में एक बहुत ही अच्छी चीजें निकल के आएगी, आप लोग कीजिएगा, वो दिखेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो जिस तरह से सरकार सिर्फ पिछले आप देखेंगे कि जो इन्होंने नेम प्लेट किया है, नेमिंग किया है, यूपीए के टाइम में जो फंड आया था उससे काम किया है। जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं ना कि दिया आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन के तहत हमने वो इम्प्लीमेंट किया। ये मजबूरी थी इनके कि अगर ये शिक्षा में अटेंडेंस और बच्चों का प्रोविजन नहीं देते तो वो भी नहीं होता। साइकिल बांटने से वो भी केंद्र के पैसे से शिक्षा नहीं बढ़ती है। उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसे नहीं बनाया जाता, उसके लिए इंटेंशन क्लियर होना चाहिए था। आज भी शिक्षा विभाग किस परिस्थिति में आप देखिए, सीधा है, हम युवाओं को तरजीह देंगे, महिलाओं को तरजीह देंगे, किसान की तरजीह देंगे, बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये हमारा सिंपल और क्लियर कट रोड मैप। आप निहोरा जी आप बता दीजिए, आप तो सत्ता में है, पिछले 20 सालों से सत्ता में है। सुजीत जी इतने वर्षों तक सरकार में थे, ये रोड मैप नहीं दिखता था उस समय, ये शिक्षा का विकास नहीं दिखता था, ये अस्पताल नहीं दिखता था इनको जो दुर्गति बिहार का था। आज जब जमीन खिसक गया तो शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, अस्पताल की भी बात कर रहे हैं, कृषि की भी बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम है कि बिहार में कृषि रोड मैप 2-2, 3-3 रोड मैप बना और इससे किसानों का उत्पादन बढ़ा, आमदनी दुगना हुआ, यह मालूम इनको नहीं है। तो अब करेंगे भाई, मौका जनता ने दिया, उस समय क्यों नहीं किया? क्या उसके लिए आप माफी मांगेंगे देश की जनता से कि हाँ हमारे काल में हम नहीं कर पाए, हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए? झूठी दलील देने से जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए जी ऐड कर देता हूं। हाँ अनूप जी किसानों की आमदनी की जो बात कर रहे हैं, यूपीए 1 ने एमएसपी का रेट दुगना किया था, शायद उनको याद नहीं है, उसी समय इनकी सरकार आई थी 2005 में। अगर इनको ये जानकारी नहीं है तो केंद्र के पैसे से ही वो पैसे को दिया गया। आज 2014 के बाद जो एनडीए की सरकार अरे पैसा तो अभी तक पिछले वर्ष राज्यों का रख लिया आपने हमको, हमारा 2022 तक 9,000 करोड़ रुपया रख लिया आप लोगों ने। पक्का मकान कहाँ गया? ये वादे 2,75,00,000 तो पलायन है, इस पे तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। फिर सीता जी पे चले, 9,000 करोड़ आपने नहीं दिया। 2 करोड़ इनका अधिकृत डाटा है। ये कैसे इससे भागेंगे? एनसीआरबी का डेटा है, इन्हीं का केंद्र का डेटा है, इन्हीं की सरकार का डेटा की इतनी क्राइम हो रहा है। फिर ये आ जाते तुलनात्मक। अरे तो उस समय बच्चा भी पैदा होता तो छोटा होता है, उस समय थोड़ी बोलिएगा कि माँ का दूध पिया कि नहीं पिया, उसमें माँ की क्या गलती है भाई? उस समय वहां नहीं बच्चा होता। ये लोग सिर्फ इतिहास की बात करेंगे और जनता को राज कर लिया। अब इनका राज चला गया, अब आने वाला नहीं है इनका राज इंडिया। चलिए नेहोरा जी कह रहे हैं कि आपका राज चला गया। अच्छा खत्म करिए। हम लोग बिहार में कहावत है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना, अच्छा किसको बनाइएगा? चार्जशीट को जिस पर दर्जनों केस है उसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? कौन चेहरा आपका जरा बताइए तो। राहुल गांधी यहाँ बनने आएंगे मुख्यमंत्री? क्या किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? हमारे यहाँ तो घोषित मुख्यमंत्री है, इनके यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा? ये भी सवाल है यही बता दें। या बीजेपी ने सर बोला है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? अभी तक बोला है? हमारे यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आपके यहाँ बताइए। यहाँ तो ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार है, आप बताइए ना भाई। इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बीजेपी नहीं। अरे आप नाम तो बताइए, हम तो नाम बता रहे हैं। तो नाम का आप तो नाम बताइए। बीजेपी ने बोला क्या? हम कह रहे हैं गठबंधन। अरे बीजेपी को छोड़िए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बताइए तो। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आज भी सरकार पीछे से, तब आपको पता ही नहीं है। चलिए
चलिए, बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इसी के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। और अभी आखिरी बिंदु पर जो बहस हो रही थी वो ये कि एक तरफ से चेहरा डिक्लेयर है, दूसरी तरफ से अभी थोड़ी पेशोपेश की स्थिति है। राहुल गांधी जी फिर एक बार बिहार में हैं, लेकिन इस बार फिर बिहार में उनके साथ तेजस्वी जी नहीं है। इसी पर ये चर्चा आधारित थी। आप दोनों हमारे साथ आए, हमारी बात की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।